हेलो स्टूडेंट। आप सभी जानते हैं 1 Feb 2026 को फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के थ्रू हमारा बजट अनाउंस कर दिया गया है, राइट। इस बजट के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं कि हमारी कंट्री का कैश फ्लो कैसे रहने वाला है, मतलब क्या एस्टिमेशन लगाई गई है रिगार्डिंग कि पैसे कहाँ से आएंगे और कहाँ पे एक्सपेंस किए जाएंगे। इन सभी के एस्टिमेट्स को समझेंगे, साथ में देखेंगे कि डेफिसिट की क्या कंडीशन रहने वाली है, डेब्ट के रिगार्डिंग क्या हमारी कंडीशन है, वो सारी बातें हम यहाँ पे इन शॉर्ट समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम इस बात से करेंगे कि हमारे बजट 2026 के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ हमारी कंट्री का जो कैश इनफ्लो है, मतलब पैसे कहाँ से आएंगे, उसकी क्या कंडीशन है। तो रुपीज़ कहाँ कहाँ से आने वाली हैं, तो बताया गया, आप इसको ऐसे समझिए कि 100 रुपये है, ठीक है। अगर आपको 100 रुपये रिसीव होने वाला है तो कहाँ से आएगा, तो बताया गया कि कंट्री में ये 100 रुपीज़ में से 24 रुपीज़ तो कहाँ से आने वाली है, बोरविंग एंड लाइबिलिटीज़ से। ये सबसे बड़ा परसेंटेज है, मतलब हमारी जितनी भी रिवेन्यू, हमारी टोटल रिसिप्ट्स के बारे में जो भी बात कही जा रही है कि पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा जिससे हम खर्चे करने वाले हैं अपनी कंट्री के लिए, तो उन सारे पैसों में सबसे मेजर स्टेक किसका है, बोरविंग एंड लाइबिलिटीज़ का। मतलब हम 24 रुपया 100 में से तो कहाँ से लाने वाले हैं, उधार से लाने वाले हैं। उसके बाद जो सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी इनकम का, रिवेन्यू का, जहाँ से पैसा आएगा, वो है इनकम टैक्स। याद रखिएगा, इनकम टैक्स दैट इज टैक्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, राइट, इनकम टैक्स है ना। उसके बाद हमारा आता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि कॉर्पोरेशन टैक्स, जो कि 18% है। ये बता रहा है कि जो कंपनीज हैं उनके थ्रू हमें 18%, मतलब 100 में 18 रुपये में कंपनी से मिलने वाला है, 100 में 21 रुपया हमें इंडिविजुअल से इन फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स रिसीव होने वाला है, राइट। इसके बाद जो हमारा मेजर परसेंटेज आता है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, मतलब जीएसटी और वगैरह ड्यूटीज़ हैं, उनसे आएगा। वो कितना है, 15 है ना, 15%। टोटल रिवेन्यू का 15% हमें वहाँ से रिसीव होने वाला है, मतलब 100 में 15 रुपये हमें जीएसटी या अदर जो टैक्सेस हैं उनके थ्रू मिलेगा। ये तो हमारे हो गए। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 10% जो हमें रिसीव हो रहा है वो किससे हो रहा है, नॉन टैक्स रिवेन्यू से, है ना। नॉन टैक्स रिवेन्यू, अगर आपने पब्लिक फाइनेंस की वीडियोस देखे हैं तो वहाँ पे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के टैक्स रिवेन्यूज़ के क्या सोर्सेज होते हैं, नॉन टैक्स रिवेन्यूज़ के क्या सोर्स होते हैं। इन शॉर्ट में मैं बोलूँ कि जो आपसे फ़ाइन के रूप में लिया जाता है, जो लाइसेंस वगैरह की फ़ीस के रूप में आपसे रिकवर किया जाता है, गवर्नमेंट का आप कुछ भी काम प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो फीस वगैरह देने पड़ती है, ये सब चीज़ें नॉन टैक्स रिवेन्यूज़ में आती हैं, ठीक है। तो टैक्स रिवेन्यूज़ के सोर्सेज क्या हो गए, नॉन टैक्स रिवेन्यूज़ के सोर्सेज क्या हो गए, कस्टम्स की 4% है, यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी से 6% है, और नॉन डिप्ट कैपिटल रिसिप्ट 2% की है। तो ये हमारी पूरी इंडिया के पैसे आने के सोर्स बता दिए जा रहे हैं कि 100 रुपया जो इकट्ठा होने वाला है वो कहाँ कहाँ से होने वाला है, राइट। इसके बाद आती है बात कि हमारा पैसा जाएगा कहाँ, ठीक है, रुपीज़ गोज़ टू, है ना। मतलब जो पैसे हम मान लीजिए 100 रुपये हमने रिसीव किया, अब उसे खर्चा कहाँ पे करेंगे। तो देखिए, अगर खर्चों के हम स्टेक को देखें कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंस हम किस साइड करने जा रहे हैं, तो स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस में 22% कर रहे हैं। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पूरा पैसा रिसीव हुआ, पूरा इनकम, उस इनकम में से उसने स्टेट को कितना बजट अलॉट किया है, तो स्टेट को कितना पैसा वो देने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसा कितना देगी कि आप अपना खर्चा करिए। तो पूरे में से 22 रुपये, 100 में से 22 रुपीज़ किसको जाएंगे, स्टेट को जाएंगे। तो ये कहीं नहीं जा रहे, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास ही हैं, जो कि हमारी ही कंट्री पे एक्सपेंड होने वाले हैं, उन्हीं में इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ों में वो खर्च करने वाली है। तो ये स्टेट को जाएंगे 22%, क्लियर है। इसके बाद जो मेजर स्टेक आपका जाने वाला है वो कहाँ जाने वाला है, इंटरेस्ट पेमेंट में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब हमने जो ऑलरेडी लोन ले रखा है ना, उन लोन को रिपे करना, उसके इंटरेस्ट को पे करना। लोन रिपे नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं कर रहे, इंटरेस्ट के पेमेंट हमें करने हैं। और 100 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ तो हम किसको पे करने वाले हैं, इंटरेस्ट को पे करने वाले, जो गवर्नमेंट ने बोरविंग कर रखी है अभी तक में, ठीक है। ये नहीं कि 1 साल 2 साल की बात करी जा रही है, टिल नाउ, अभी तक में जितनी भी गवर्नमेंट ने बोरविंग करके रखी है उसके रिगार्डिंग जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, वो कितना है, 100 का 20% जो है वो किसका है, सिर्फ इंटरेस्ट के नाम पे जा रही है। ये बहुत मेजर स्टेक है, क्लियर है। इसके बाद अलग अलग चीज़ें, जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 17% जा रहा है। देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, और अगर आप देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें भी 8% जा रहा है। डिफेंस को 11% किया गया है। तो मैं अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, ये भी आप समझ लीजिएगा। देखिए, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है, इसका मतलब होता है कि ये वो स्कीम्स हैं जो 100% फंडेड की होंगी, किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू फंडेड होती है। मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पूरा पैसा है वो कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। मतलब उनकी मिनिस्ट्रीज या उनकी एजेंसीज के थ्रू जाएंगे। उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कहते हैं। जैसे कि आपने सुना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान आपने सुना होगा, या अग्निपथ स्कीम, या पीएम मुद्रा योजना
है या डिजिटल इंडिया है ना, जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स आपने सुन रखे हैं वो सारी चीज़ें किस में जाती हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जाती हैं। वहीं पे अगर हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो जैसे आपने सुना होगा कि नेशनल हेल्थ मिशन हो गया या आयुष्मान भारत योजना हो गई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई ना, इस तरह या अटल पेंशन योजना, इस तरह की जो योजनाएं होती हैं वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर आती हैं। इज इट क्लियर? तो इसमें भी अलग अलग तरीके से पेमेंट की बात की गई है कि यहाँ पे ऐसे फंड को एलोकेट कराया जाएगा। तो 17% सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जाएगा, 8% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जाएगा, डिफेंस में 11, मेजर सब्सिडीज़ में 6% जाएगा, अदर एक्सपेंडिचर्स में 7% जाएगा। तो अगर आप पूरा देखेंगे तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो जा रहा है तो एक तो स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, फिर हमारा लोन के इंटरेस्ट में जा रहा है, देन हम जो सेंट्रल सेक्टर के स्कीम्स बनाए उसमें खर्च करने वाले हैं, इसके बाद हम डिफेंस सेक्टर्स में ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, देन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें खर्च करेंगे, फिर फिनांस कमीशन, जैसे हमारा जो 16 फिनांस कमीशन है उसको फंड एलोकेट किया गया है तो 7% वो चीज़ बताई जा रही है, इसके बाद सब्सिडीज़ हो गया, सिविल पेंशन हो गया, इन सब चीज़ों में खर्च किया जाएगा। तो पैसे कहाँ एलोकेट किए जाएंगे ये चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। ठीक है, अब हम ना एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं। ये तो हो गया कि पैसे कहाँ जाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। आपको पता है बजट में हमारे यहाँ सबसे पहले एक्सपेंडिचर तैयार किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग रिसिप्ट को मेंटेन किया जाता है कि उसी के अकॉर्डिंग में रिसिप्ट आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं। देखिए एक्सपेंडिचर्स, अगर आपको बजट में एक्सपेंडिचर समझना है तो वहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम पहले इस बात को समझते हैं। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हम किसे कहते हैं ये जान लीजिए, मतलब ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट एसेट्स को बिल्डअप करने के लिए कर रही है ना, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन कर रही है या अपनी लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करने की बात करी, कैपिटल जो लोन्स हैं उनको रिपेमेंट करने की बात कर रही है, मतलब इंफ्रा पे खर्च कर रही है, मतलब जो ऐसे जैसे आपको क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह आप इस बात को समझिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर के खर्चे उनको कहते हैं। वहीं पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसे खर्चे जो मतलब आपको रेगुलर रिकरिंग नेचर्स के होते हैं, जो आपको बार बार खर्च करने होते हैं, है ना, जैसे कि आपको सैलरीज पेमेंट करनी हो गई, इंटरेस्ट का पेमेंट करना हो गया, पेंशन पेमेंट करना हो गया, जो नॉर्मली आपको खर्च करते रहना पड़ेगा, उस तरह के खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। सो एक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, एक हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो गवर्नमेंट ने जो टोटल एक्सपेंडिचर बनाया है कि टोटल खर्चा वो कितना करने वाली है, तो 53,47,315 करोड़ रुपीस वो 2026-27 के इस बजट में एस्टिमेट करके रखी कि वो इतना खर्चा करेगी। अगर हम 25-26 के रिवाइज एस्टिमेट से बात करें, मतलब जो 25-26 का बजट आया था उससे बात नहीं कर रहे हैं, जो रिवाइज्ड होके आया, एस्टिमेट बन के आया कि भाई कितना है, उसके कंपेयर करें तो इस बार गवर्नमेंट ने 7.7% का इंक्रीमेंट किया है अपने पूरे खर्चे में। क्लियर है? अगर वहीं पे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की वो फोकस करते हैं कि 26-27 में कैपिटल एक्सपेंडिचर की कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कितना खर्चा किया जाएगा, तो प्रीवियसली से मतलब 25-26 के जो रिवाइज एस्टिमेट है उससे 11.5% का इंक्रीमेंट करके कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा किया जा रहा है। मतलब इंफ्रा पे खर्चा करने की बात ज़्यादा की जा रही है, डिफेंस को मजबूत करना, मतलब जो आप एसेट्स बिल्डअप करने की बात करते हैं, मशीनरी परचेज करने की बात करते हैं, इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा करने की बात कही जा रही है। राइट, वहीं पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर ये 6.6% से रेज किया गया है। ठीक है, इस पूरे एक्सपेंडिचर के बजट को ना हम थोड़ा सा एक टेबुलर फॉर्म में समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हम यहाँ पे कैसे देखेंगे कि 24-25 में एक्चुअली कितना खर्चा किया गया, फिर 25-26 में बजट कितना बनाया गया था, फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना आया, 25-26 का रिवाइज एस्टिमेट कितना आया, और फिर अब 26-27 का बजट क्या बनाया गया। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि रिवाइज्ड के कंपैरिजन इस बार के बजट में कितना इंक्रीमेंट किया गया, कितना इंक्रीज किया गया, तो परसेंटेज चेंज जो है हम इस तरह से चेक करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना किया जा रहा है आप इसको कंपेयर कर लेते हैं, कर लीजिएगा। तो देखिए इस बार इंक्रीज करके ही किया जा रहा है, 41,25,494 किया जा रहा है। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो भी इंक्रीज है प्रीवियसली सभी से, तो 12,21,821 करोड़ रुपीज़ का आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया जा रहा है। राइट, अगर आप देखिए तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि 25-26 में जो बजट बनाया गया था उसके कंपैरेटिवली रिवाइज एस्टिमेट में आपका कम खर्चा किया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम खर्चा किया गया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात, कम खर्चे हुए हैं। अगर मैं बता दूं कि जो प्राइम रीज़न था इसके पीछे, जैसे जल जीवन मिशन था उसमें कम मतलब जितना बोला गया था उससे कम खर्चा किया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना थी अर्बन और रूरल की, उसमें भी जितना बोला गया था उससे कम खर्चा किया गया। तो इस तरीके से इस वजह से क्या आपका एक्सपेंसेस बजटेड के कंपैरिजन रिवाइज में कम आए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से 6.6 का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट हुआ और कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट हुआ। वहीं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे खर्चा किया जाएगा,
तो देखिए कैपिटल आउटले की अगर बात करें, इंफ्रा वगैरह की बात करें, तो उस पे आपका 9,43,042 रुपीज़ का है, करोड़ का है, ठीक है, जो कि 6.3% एक्सीड है। वहीं लोन एडवांसेस की बात करें तो वहाँ पे कितना है, 278,780 है। क्लियर है। तो इस तरह से टोटल एक्सपेंडिचर कितने का हो गया, 53,47,315 करोड़ रुपीज़ का हो गया। क्लियर है। तो ये हमारे एक्सपेंडिचर हो गए। अगर हम बात करें मेजर सेक्टर्स कि कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस किए जाने वाले हैं, तो ट्रांसपोर्ट में किए जा रहे हैं, डिफेंस में किए जा रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट में किए जा रहे हैं, होम अफेयर्स में, एग्रीकल्चर में, अलाइड एक्टिविटीज़ में, एजुकेशन, एनर्जी, ये कुछ 7 सेक्टर्स हमने लिए हैं जहाँ पे ज़्यादातर आपके एक्सपेंसेस किए जाने की बात की जा रही है। इसके अलावा आप ऐसे समझिए कि बहुत सारी स्कीम्स हैं जिन पे ज़्यादा एक्सपेंस किया जाएगा। आप स्कीम वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वीवीजी रामजी वाली आपकी स्कीम है उस पर ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है इस बार, है ना। इसके अलावा जो मनरेगा था उस पर भी फंड एलोकेट किया गया, 30,000 करोड़ का, उस पर भी फंड एलोकेट किया गया। तो इस तरह से अलग अलग स्कीम वाइज भी आप उनकी वेबसाइट पर लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। पूरे पेजेस हैं कि गवर्नमेंट ने कितना कैसे कैसे किया है, पूरा एलोकेशन और पूरी रिसिप्ट का पूरा डिटेल है, आप उससे चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, है ना। तो ज़्यादातर देखा जाए तो हमारी इंफ्रा को मजबूत करने की बात की जा रही है, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की बात की जा रही है, रूरल को डेवलप करने की बात करी जा रही है, एग्रीकल्चर को ना, सस्टेनेबिलिटी वगैरह इनका मेन ऑब्जेक्टिव है भी। क्लियर है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बजट में हमें दिखने को मिलती हैं। फिर अगर हम बात करें रिसिप्ट को कि रिसिप्ट के क्या है, तो जब भी रिसिप्ट आप देखेंगे तो 2 रिसिप्ट सामने आएगी, एक रिवेन्यू रिसिप्ट, दूसरी कैपिटल रिसिप्ट। सो रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो रेगुलर और रिकरिंग नेचर की इनकम होती है, जैसे टैक्सेस से आपको हर साल मिल रही है, फीस आपको आ रही है, डिविडेंड्स आपको आ रहे हैं, है ना। ये आपके सामने कोई लायबिलिटीज़ क्रिएट नहीं करेंगे, ना ही आपकी कोई एसेट्स रिड्यूस करेंगे, बल्कि आपको जो डेली के खर्चे होते हैं उनको फंड करने के लिए ये काम आते हैं। तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाते हैं, मतलब आपको रेगुलर आपको ये इनकम होती रहेगी। वहीं जब बात हम कैपिटल रिसिप्ट की करते हैं तो ये इसका सबसे मेन बात क्या होगी कि ये नॉन रिकरिंग नेचर का होगा, है ना। जैसे आपने लोन ले लिया या लोन की रिकवरी से पैसा आ गया, या आपने कोई अपना एसेट सेल कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे आपने सुना होगा ना कि गवर्नमेंट अपने स्टेक्स को सेल कर रही है, इसको प्राइवेटाइज कर रही है, तो इस तरह से भी पैसे रिसीव किए जाते हैं। ये कैपिटल रिसिप्ट के नेचर में आते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी या तो लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी, आपने लोन लिया तो लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी, या आपका एसेट जो था वो डिक्रीज हो जाएगा, आपने अपने कुछ एसेट्स को डिसइन्वेस्टमेंट कर दिए, उसको सेल ऑफ कर दिए, है ना। तो मतलब लॉन्ग टर्म पर्पज से आप फंड को इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट आ जाती है। ठीक। तो इसको भी अगर हम एनालाइज करें टैबुलर फॉर्म में, तो कैसे रिवेन्यू रिसिप्ट्स आने वाली है। देखिए रिवेन्यू इसमें भी हम कैसे करेंगे, एक्चुअली कितना था, रिवाइज एस्टिमेट कितना और बजटेड कितना है। तो देखिए टैक्स रिवेन्यू से कितना आने वाला है, टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट कितनी है, 35,26,840 की। टैक्स से कितना आने वाला है, 28,66,922, है ना। वहीं नॉन टैक्स रिवेन्यू कितनी है, 66,6228। तो और कैपिटल रिसिप्ट की बात की तो रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया, और कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो कितना आने वाला है, 17,81,463, है ना। तो इस तरह से टोटल रिसिप्ट की अगर बात करें, रिवेन्यू प्लस कैपिटल रिसिप्ट मिला लें, तो हमारा 53,14,613 करोड़ रुपीज़ की टोटल रिसिप्ट हमें रिसीव होगी, रिवेन्यू प्लस कैपिटल रिसिप्ट दोनों को मिला के। क्लियर है। तो ये हमारी रिसिप्ट की बात हो गई। तो देखिए हमने ये देखा कि हमें पैसा कितना मिलने वाला है, पैसा कितना जाने वाला है, और आपको पता है कि हमारा जो बजट बनता है वो डेफिसिट का बनता है, मतलब घाटे का बजट बनता है। घाटे का बजट क्या कहता है कि हमारे पास इनकम कम आएगी और खर्चे ज़्यादा करेंगे हम। ठीक। तो घाटा हो गया, डेफिसिट हो गया। तो अगर हम डेफिसिट को एनालाइज करें तो इस बार के बजट से हमारे डेफिसिट पे क्या कंडीशन पड़ने वाली है, वो चीज़ भी हम इन शॉर्ट समझ लेते हैं। तो देखिए अगर हम डेफिसिट की बात करते हैं, फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट होता क्या, ये समझ लीजिए। मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कैसे फाइनेंस करेगी, मतलब बोरो करके कितनी बोरोविंग है गवर्नमेंट की जिसके थ्रू अपने एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस करने वाली है, वो हमारी फिस्कल डेफिसिट बता देती है। क्लियर है। तो 2026-27 में अगर हम एस्टिमेट करें तो हमारी जीडीपी की 4.3% क्या होगी, फिजिकल डेफिसिट होगी, जो कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर क्या होगी, कम हुई है ना। बट ऑब्वियसली बात है खत्म तो नहीं हुई है पर कम हुई है। तो ये फिजिकल डेफिसिट बता रहा है कि कैसे हम बोरो करके अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करने वाले हैं। वहीं रेवेन्यू डेफिसिट क्या बताता है हमें, वो बताता है कि हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, जो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर हैं, और जो हमारी रिकरिंग नेचर की इनकम है, वो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर की इनकम से कितना ज़्यादा है ना। तो इस चीज़ को हमारी रेवेन्यू डेफिसिट बताती है। तो इस तरह की डेफिसिट जब होती है तो ये हमें पता चलता है कि भाई हमें अपने रिकरिंग नेचर के खर्चों को मीट आउट करने के लिए बोरो करने की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो फ्यूचर में ऐसे
ऐसे हमको बोरिंग करनी पड़ेगी, ऐसे इनकम जनरेट करनी पड़ेगी जो हमें रिफंड या रिटर्न नहीं देने वाली है, क्योंकि ये खर्चे से या इस तरह की जो बोरिंग करके हम अपने खर्चों को खत्म करेंगे वो हमारे रिकरिंग नेचर के खर्चे खत्म होंगे। हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं ले रहे हैं कि हम कैपिटल एसेट्स बनाएंगे और उससे हमें रेवेन्यू जनरेट होने वाले, मतलब इस तरह के ये रेवेन्यू डेफिसिट एक्सप्लेन करती है। तो वो अगर हम बात करें तो वो भी क्या हो गई 1.5% जीडीपी की रहने वाली है, जो कि लास्ट ईयर भी थी, वो कांस्टेंट चल रही है ना। इसी तरह अगर प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो वो क्या कहता है कि आपकी जो फिजिकल डेफिसिट है लेस इंटरेस्ट पेमेंट, कहने का मतलब क्या हो गया, ये आपकी फिजिकल हेल्थ को मेजर करता है कि आपकी जो भी करंट रेवेन्यू है वो आपके करंट एक्सपेंडिचर को कवर कर रही है कि नहीं, कितना कवर कर पा रही है। अब ये करंट एक्सपेंडिचर में आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट को हटा दीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट पेमेंट ना करना पड़ता, आपको लोन के जो लोन लिए गए हैं वो लोन के इंटरेस्ट ना होते, फिर आपके जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर आपने सोच रखे हैं, तो आपकी जो रेवेन्यू है क्या वो आपके नॉर्मल एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। तो प्राइमरी डेफिसिट हमें ये बताता है कि हमारी नॉर्मल रेवेन्यू हमारे नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स को, इंटरेस्ट को हटा दीजिए, वो मीट आउट करने के लिए कितना ज़्यादा है, मतलब कितना डेफिसिट है, ये हमें प्राइमरी डेफिसिट से पता चल जाता है। तो अगर हम उसकी बात करें तो हमारे जीडीपी का 0.7% किया जाता है प्राइमरी डेफिसिट जा रहा है, जो एस्टिमेशन है हमारी, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी ऐसे होता है कि फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दीजिए। फिजिकल डेफिसिट तो पूरा बताता है कि आपको इतने का घाटा हो रहा है, इतने घाटे को मीट आउट करने के लिए आपको कहीं से भी लोन लेना है ना। रिवेन्यू सिर्फ रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स की बात कर लेता है कि उसको मीट आउट करने के लिए कहाँ जा रहा है, और प्राइमरी बताता है कि अगर इंटरेस्ट ना ही होता और फिर आपके खर्चों को मीट आउट करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से हमारे तीनों डेफिसिट होते हैं। अगर इनको इन शॉर्ट समझना है तो आप ऐसे देख लीजिए कि हमारी 24-25 में क्या एक्चुअल डेफिसिट थी, रिवाइज एस्टिमेट कितनी का रहा, और इस बार का बजट एस्टिमेट हमारे रेवेन्यू डेफिसिट का क्या है। डेफिसिट और रेवेन्यू अकाउंट वही है, इस तरह प्राइमरी डेफिसिट का भी गिवन है, फिजिकल डेफिसिट का भी गिवन है। और यहाँ पे मैंने आपको जीडीपी के अकॉर्डिंग भी बता दिया है कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट जीडीपी के कितना परसेंटेज कवर कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा पूरा आपको दिख रहा है कि किस तरह से हमारा डेफिसिट हो गया। फिर एक और लास्ट चीज़ आती है डेब्ट्स के बारे में। देखिए, आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटीज़ होती है बेसिकली वो ये बताती है कि अभी तक में गवर्नमेंट को कितना, जितना उन्होंने लोन ले रखा है ओवर द ईयर वो कितना है, ठीक है। अगर ज़्यादा डेप्ट होता है तो गवर्नमेंट पे लोन रिपेमेंट करने का ऑब्लिगेशन ज़्यादा हो जाता है, तो ये थोड़ा सा रिस्की सिचुएशन होती है। गवर्नमेंट को कोशिश ये करनी है कि हमको ये लोन रिपेमेंट्स को कम करना है, राइट। सो अगर मैं बात करूँ कि 26-27 की, तो जो सेंट्रल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है हमारी, वो हमारे जीडीपी का 55.6% है। मतलब अगर 100 जीडीपी है, ऐसे समझिए 100 है तो उसका 55.6 कितना है हमारा, सिर्फ लाइबिलिटीज़ है जो हमको रिपे करना है। मतलब जीडीपी जो भी आएगा उसमें से 50.6 जो हमें पे ही करना है, ये समझिए। इस तरह से आप इसको इन शॉर्ट समझिए, है ना। तो हमारा जो एफआरबीए एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये कोशिश की जाती है कि हमको इसको रिड्यूस करना है। इस तरह की जो ऑब्लिगेशंस हमारे ऊपर हैं लोन वगैरह की, उसको हमें रिड्यूस करना है, इस डेफिसिट को रिड्यूस करना है। तो मार्च 2031 के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि टिल नाउ हम अपनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ को अपने जीडीपी का 50% तक ला देंगे, उसको इतना रिड्यूस करके लाएंगे, 50 या 51 +1% रखा गया है कि या 51% भी हो सकता है, 49% भी हो सकता है। तो इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि 2031 तक हम अपनी लोन की जो हमारा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है उसको हम अपने जीडीपी का इतना परसेंट तक रिड्यूस कर देंगे। सो ये सारे हमारे बजट में मेन क्रक्स हैं जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्स में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि कितना टारगेट रखा गया है, एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें कही गई हैं, या आपको कहीं पे कोट करना होता, तो ये हमारे लेटेस्ट चीज़ें हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।